तो हाँ, आज से लगभग 9-10 महीने पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी अपने इस चैनल पे, जिसमें मैंने आपको सीडीएस एग्ज़ाम कम से कम टाइम और एफर्ट में क्लियर करने की स्ट्रेटजी समझाई थी। 2 से 3 हफ्ते की तैयारी में आप कैसे सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, वो मैंने समझाने की कोशिश करी थी। बट अब 2 से 3 हफ्ते तो है नहीं, अब तो 2 से 3 दिन ही बचे हैं। तो लास्ट मोमेंट की कुछ टिप्स जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ एग्ज़ाम से पहले अपना स्ट्रेस कम करने में और एग्ज़ाम में अपने मतलब मार्क्स मैक्सिमाइज़ करने में। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो मुझे ये भी उम्मीद है कि आप थोड़ा स्ट्रेस कम कर पाएंगे और मार्क्स आपके थोड़े से ज़्यादा आएंगे पिछले अटैम्प्ट के मुकाबले। और रही बात मेरी, तो मैं कोई कोचिंग एकेडमी का टीचर नहीं हूँ। मैं यहाँ पे कुछ काली टी शर्ट वगैरह पहन के और यहाँ कुछ नाम वाम लिखवा के नहीं आता। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, बट मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और स्पेशली डिफेंस वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सीडीएस, एनडीए, सीपीओ, एसएससी का और सीएपीएफ वगैरह, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्लियर करने का एक्सपीरियंस है। तो सीडीएस एग्ज़ाम इससे पहले मैंने 4 बार दिया है, चारों बार मेरा क्लियर हुआ है। एनडीए एग्ज़ाम मैंने इससे पहले 3 बार दिया है, वो भी क्लियर हुआ है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एफकेट भी मैंने 2 बार दिया है, तो वो भी दोनों बार मेरा क्लियर हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि डिफेंस एग्ज़ाम्स कैसे टैकल करते हैं, तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं करी है तो मत ही करो, क्योंकि नहीं हो पाएगी कंप्लीट। और मतलब पेपर देने जाओ तो मतलब वो ये तुक्के उक्के मारिया ना, हो सकता है अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अगली बार के लिए देखना। और अगली बार के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, उसके लिए मैंने वीडियो पहले जो बनाई थी वो मैं यहाँ पे आई बटन जो भी आता है उधर लगा दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर पिंड कमेंट में डाल दूंगा, जैसे मर्जी। वो आप देख के उसको फॉलो करके आप स्ट्रेटजी वो फॉलो करके आप अगले सी डी एस 2021 है ना ये, हाँ, तो सी डी एस 2022 के लिए आप अपना चांस दे सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है वो वीडियो देखने में। तो बाकी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में लिख लिया है कि क्या क्या बोलना है मुझे, ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो सब्जेक्ट वाइज मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का ही पेपर पहला होता है। तो इंग्लिश में तो मेरा मानना ये है कि इंग्लिश एक भाषा है, वो पढ़ के नहीं हो पाती है। तो इंग्लिश तो सीखनी पड़ती है। और इंग्लिश कैसे सीखी जाती है? लिख के, बोल के, पढ़ के, समझ के, सुन के। तो इंग्लिश अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा इनकलकेट करने की कोशिश करिए, जो कि लास्ट के 2 दिन में तो नहीं होगी, बट लास्ट के 2 दिन के लिए तो इंग्लिश के लिए मेरे पास कोई टिप्स नहीं है। बट इंग्लिश इन जनरल अगर आप अपनी सुधारना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में इंग्लिश इनकलकेट करनी पड़ेगी। नॉवेल्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, अखबार पढ़िए इंग्लिश में, आर्टिकल्स पढ़िए, और मूवीज़ देखिए, वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, और गाने सुनिए इंग्लिश के, दोस्तों से इंग्लिश में बात करिए, मम्मी पापा से इंग्लिश में बात करिए अगर शर्म नहीं आती है तो, रिश्तेदारों से बात करिए इंग्लिश में अगर रिश्तेदार आपसे बात करते हैं और आप उनसे बात करते हैं तो। बाकी इंग्लिश में तो मेरे को यही कहना है। जीएस में मैंने पिछली वीडियो में आपको जो करंट अफेयर कह रहा हूँ, सॉरी, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, वो दोबारा रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आपके अंदर थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर और दिमाग चलाने की वो है तो और भी रिवाइज़ कर सकते हैं। बट क्या कहते हैं, 3-4 टॉपिक्स जो पॉलिटी के गिने चुने जो हमेशा आते हैं, पंचायती राज से क्वेश्चन ज़रूर आता है, 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे प्रेसिडेंट से आते हैं, 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे उधर से लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट्री सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 1-2 नहीं मतलब 3-4 आते हैं। और 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब जगह से आते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, पंचायती राज, तो इन टॉपिक्स को पहले रिवाइज़ कर लेना, बाकी टॉपिक्स बाद में रिवाइज़ करना, क्योंकि जिसकी वेटेज कम है उसको पहले रिवाइज़ करके अपनी एनर्जी बर्बाद करके, टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है सीडीएस में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मगर सिलेबस बहुत वास्ट है, बट स्टिल कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, वो रिवाइज़ पहले कर लेना। बाकी और अगर मतलब मैं तो ये कहूँगा कि 2-3 दिन बचे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री मत ही रिवाइज़ करो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंशियंट हिस्ट्री में बस मोहनजोदड़ो, हड़प्पा पढ़ लो, और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म पढ़ लो। और मन नहीं कर रहा तो मत ही पढ़ो वैसे, मतलब जीएस मतलब 2-3 दिन में क्या ही रिवाइज़ करोगे, मतलब इतना वास्ट सिलेबस है, 2-3 दिन में तो रिवाइज़ होने वाला है भी नहीं। बट स्टिल वीडियो भरनी है, मतलब जीएस का पेपर आता है तो उसके बारे में बताना भी ज़रूरी है, तो बता ही रहा हूँ। और वो ज्योग्राफी हो गई, ज्योग्राफी सॉरी, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, और मेडिवल हिस्ट्री मत ही करो। करने का मन है तो
एक वो ट्रैवलर्स वाला चैप्टर है 12th की बुक में, कौन सा, थीम्स इन इंडिया, वो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में ट्रैवलर्स वाला चैप्टर है, उससे क्वेश्चन जरूर आता है। और एक क्वेश्चन विजयनगर से जरूर आता है। तो ये 2 चैप्टर्स का रिवीजन कर लो मेडिवल में। और करंट अफेयर्स में मैंने ये नोट किया है कि यूपीएससी के जो डिफेंस वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे अगर अगस्त में तुम्हारा एग्ज़ाम हो रहा है तो करंट अफेयर जो आते हैं मई और जून के आते हैं। तो इस बार क्या कहते हैं, नवंबर में एग्ज़ाम हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे करंट अफेयर ज़्यादातर अगस्त और सितंबर से आने चाहिए। बट सीडीएस जो ये वाला पार्ट होता है, ये जहाँ तक मुझे याद है ये शायद सितंबर में होता है वैसे तो। बट सितंबर में अगर एग्ज़ाम सितंबर में होता है तो तुम्हारे जून और जुलाई के करंट अफेयर बहुत आएंगे। बट अगर एग्ज़ाम नवंबर के हिसाब से सेट होता है तो फिर तुम्हारे अगस्त और उसके जुलाई और अगस्त के, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अगस्त और सितंबर के आएंगे बहुत सारे करंट अफेयर। तो उस हिसाब से देख लेना कि जो भी जिस भी मंथ में एग्ज़ाम होता है बेसिकली, तो उससे 3 महीने पहले के करंट अफेयर ज़्यादा आते हैं। तो जैसे अगस्त में मई और जून के आते हैं, सितंबर में जो एग्ज़ाम होता है उसमें तुम्हारे जून और जुलाई के आते हैं। तो नवंबर में अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो तुम्हारे आने चाहिए अगस्त और सितंबर के। तो इन 2 महीने के करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना। बाकी करंट अफेयर्स में भी मतलब ज़्यादा सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स का आता है, मिलिट्री का आता है, कोई रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम का आता है, कोई रीसेंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आता है। ये 4-5 टॉपिक्स ही हैं करंट अफेयर में। कोई इंटरनेशनल करंट अफेयर आ जाता है। तो सब कुछ हर तरह का करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि जी मणिपुर का गवर्नर चेंज हो गया तो वो कोई नेशनल लेवल का करंट अफेयर नहीं है, या फिर हरियाणा के किसी ज़िले में पार्षद के चुनाव हुए हैं तो वो कोई करंट अफेयर का टॉपिक नहीं। तो उस तरह की चीज़ें मत पढ़ना। नेशनल इंपॉर्टेंस की जो मतलब जो आपको लगता है कि इस चीज़ से पूरे नेशन को फ़र्क पड़ता है तो वही करंट अफेयर्स में आते हैं। बाकी रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में गिने चुने कुछ 5-6 टॉपिक्स होते हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये 3-4 ऐसे टॉपिक्स। और इन टॉपिक्स के अंदर भी जो सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे ज्योमेट्री में ट्राइंगल और सर्कल बहुत पूछे जाते हैं ज़्यादातर। मतलब पूरी ज्योमेट्री रफली ट्राइंगल और सर्कल से ही बनती है। बाकी कोई और जो उनको वो शेप्स होती होंगी, सर्कल, वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। बट सर्कल और ट्राइंगल से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और ट्राइंगल में भी स्पेशली वो जो ट्राइंगल के अंदर जितने भी वो सेंटर होते हैं, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ये सब फलाने ढमकाने सेंटर जो भी होते हैं, इनको एक बार ढंग से रिवाइज कर लेना। और ट्राइंगल के अंदर जितने भी वो बाइसेक्टर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होता है, एक तुम्हारे मीडियन होते हैं, तो ये सब इंटरसेक्ट करके इनके जो भी थ्योरम व्योरम बनती हैं वो सारी चीज़ें एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। सर्कल में आजकल वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस काफ़ी फैशन में हैं। और टेंजेंट वेंजेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जी यहाँ से टेंजेंट जा रहा है, यहाँ से ये बन रहा है रेडियस, तो ट्रायंगल बन जाता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो वो भी रिवाइज कर लेना एक बारी। ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट मोमेंट की टिप मेरी ये है कि अगर पेपर के बीच में क्वेश्चन फंसता है तो एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री डालो और आंसर निकालो ऑप्शन पुट करके। उसमें कोई हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को ये वाली आइडेंटिटी याद है, मेरे को वो वाला फॉर्मूला आता है। सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। आंसर निकालने से मतलब होना चाहिए, चाहे कैसे भी निकले। तो ऑप्शंस पुट कीजिए, आंसर निकालिए। और डेटा इंटरप्रिटेशन में तो मैं क्या ही टिप्स दूँ, उसमें तो मतलब टिप्स देने का कुछ है ही नहीं। एलजेब्रा में लास्ट मोमेंट की टिप ये है कि अगर वही कहीं पे कोई थ्योरम फंसती है, कोई फार्मूला फंसता है, तो ऑप्शंस में 1 2 3 पुट कीजिए, 1 1 1 पुट कीजिए, 0 0 पुट करिए, जो मर्जी पुट करिए, आंसर निकालिए और पेल के आइए। बट हाँ, इसमें मतलब पुट करने में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। कई बार ऑप्शंस में जैसे मान लो अगर आप क्वेश्चन में 0 0 पुट करते हो सारे के सारे, मतलब मान लो कोई एक्स वाई और जेड की एलजेब्रा की क्वेश्चन है ये, और आप उसमें 0 0 0 पुट कर देते हो, और आप जब ऑप्शंस में सब पुट करते हो तो सबका आंसर 0 ही आ जाता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगाना होता है कि वैल्यूज़ क्या पुट करें, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे ये वाला कॉमन सेंस जहाँ तक है नहीं ही लगाना पड़ेगा, बट अगर जस्ट इन केस लगाना पड़ता तो ध्यान में रखना। बाकी वैल्यूज़ आप मतलब पास वाली ही लेना, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ लेने की जरूरत नहीं है। कि ये नहीं कि एक्स की वैल्यू 27 ले ली, वाई की वैल्यू 127 ले ली, जेड की वैल्यू 924 ले ली, और फिर सॉल्व करने बैठ रहे हैं, वहाँ पे 924 का क्यूब निकाल रहे हैं, 27 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो छोटी वैल्यूज़ लेनी है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 से ऊपर तो बिल्कुल किसी कीमत में नहीं जाना। और यही अलजेब्रा की टिप्स हैं। और जो कुछ अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, डिस्काउंट के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ना ये किया करो, जैसे आपको आप ना एक्स मत माना करो वैल्यू को, आप ना मतलब 100 माना करो, 1000 माना करो। मतलब इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। जैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में, जैसे कंपाउंड वो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस काफ़ी लोग एक्स मान लेते हैं या सीपी मान लेते हैं, उसकी जगह ना 100 माना करो।
तो 100 जब आप मानोगे तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये एक छोटी सी लास्ट मोमेंट की टिप थी। बाकी ये बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ें यार, ये मतलब लोगों को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो यार फिर तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ग्रेजुएट हो गए और फिर भी मतलब प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बाकी हाँ, ये तीनों सब्जेक्ट्स को मैंने बता दिया है, बट कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में जाने से पहले याद रखनी है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लैक पेन लेके जाना है भैया। वहाँ पे एडमिट कार्ड में हिंदी और इंग्लिश, और पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि दूसरे स्टेट के जो लोग हैं वो उनके में हो सकता है रीजनल भाषा में भी लिख के आता हो एडमिट कार्ड पे, बट 2 भाषाओं में उसमें लिख के आता है कि ब्लैक पेन लेके आना है। और लोग भैया हर कलर हर कलर का पेन ले आते हैं मगर ब्लैक पेन नहीं लेके आते। वो जो 4 कलर वाला 5 कलर वाला पेन आता है वो भी ले आते हैं, मगर ब्लैक पेन लेके नहीं आते हैं। तो ब्लैक पेन लेके जाना, 2 लेके जाना, 3 लेके जाना, 4 लेके जाना, बट एक मत लेके जाना, एक से ज़्यादा ही लेके जाना कि जस्ट इन केस खाली हो जाए, भर जाए, टूट जाए, गिर जाए, खो जाए। तो दूसरा है हमारे पास, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो एक से ज़्यादा लेके जाने। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब वो अटेंडेंस शीट आती है तो उसमें रोल नंबर की जगह रोल नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ बर्थ भरनी है, आंसर शीट की जो की है उसकी जगह आंसर शीट की भरनी है, क्वेश्चन पेपर का जो सीरियल नंबर है उसकी जगह क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर भरना है। तो मुझे नहीं पता आपके सेंटर पे क्या होता है, बट यूजुअली मतलब मैंने तो जितनी बार भी दिया है हर बार हमें ही भरना पड़ता है। सुनने में मेरे को ये भी है कि कई जगह पे टीचर्स भी भर देते हैं, बट टीचर कह रहा हूँ सॉरी, इन्विजिलेटर भी भर देते हैं। बट अगर आपको भरने को आए तो ध्यान से भरना है। मतलब मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत बंदे देखे हैं जो मतलब जो मर्जी भर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ की जगह रोल नंबर भर देते हैं, रोल नंबर की जगह आंसर की भर देते हैं, आंसर की जगह अपना रोल नंबर भर देते हैं, और तुम्हारे क्वेश्चन पेपर के सीरियल नंबर की जगह पता नहीं कुछ भी भर देते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और वैसे मेरे हिसाब से आप ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का पेपर देने जा रहे हो तो आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या भरना है, और इंस्ट्रक्शंस आपको ढंग से पढ़ने आने चाहिए कि अगर ब्लैक पेन लिखा तो ब्लैक पेन लेके जाना है। बट हाँ, एक हरकत ये भी नहीं करनी है कि लेट नहीं पहुँचना सेंटर पे। मेरा एक खुद का दोस्त है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसका एक बार पेपर छूट गया था। तो घर से भाई साहब लेट निकले थे, नाश्ता पानी करके एकदम टाइट एकदम। तो एग्ज़ाम सेंटर 5 मिनट लेट पहुँचे थे वो, बट 9 बजे का मतलब 9 बजे होता है, तो उसको एंट्री नहीं मिली थी। और वैसे भी आप फोर्सेस का पेपर देने जा रहे हैं तो डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। अगर मतलब नहीं है तो आगे जाके दिक्कत आएगी, जस्ट इन केस आप रिकमेंड हो जाते हैं या फिर नहीं भी होते हैं, तो अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो दिक्कत आएगी। तो ये अच्छी आदत है टाइम से पहले पहुंचने का, तो टाइम से पहले पहुंचने की आदत डालिए। 8:30 का अगर टाइम लिखा हुआ है तो 8:15 पहुंचिए। और 10-15 मिनट का मार्जिन लेने से होता ये है कि मेरा एक और दोस्त है जिसका एक और दोस्त है, तो वो ऐसे ही गया था, तो उसको एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले पॉटी का प्रेशर बन गया था। तो फिर उनको सुलभ शौचालय ढूंढना पड़ गया था और उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। तो जब ऐसा हो जाता है ना, जब आपके एग्ज़ाम से पहले इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो इंसान का दिमाग क्या होता है, वो और ज़्यादा एग्ज़ाम का प्रेशर लेने लग जाता है। तो अगर उसकी तैयारी 100% होती है तो वो 80% ही पेपर सॉल्व करके आ पाता है। तो ये सब चीज़ें, पहली बात तो पॉटी ही घर से 2 बार करके चलो। मतलब जैसे अगर एक बार भी आती है तो एक बार करने के बाद जाने से पहले ज़बरदस्ती बैठ के देख लो, दम लगा के देख लो। तो उससे होगा ये कि आ जाती है तो अच्छी बात है, बट वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच के 10 मिनट पहले प्रेशर उससे नहीं मिलेगा। और भाई और क्या बताऊँ, मतलब और तो बताने का कुछ बचा नहीं। जीके बता दी, इंग्लिश बता दी, मैथ्स बता दी, लास्ट मिनट की टिप्स बता दी, और तो और बाकी बस चिल मारिए, कॉन्फिडेंस रखिए। और कॉन्फिडेंस, कई लोगों के साथ ऐसा सीन होता है कि तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, मॉक एग्ज़ाम बहुत अच्छे देते हैं, अपने दोस्तों के डाउट्स तक क्लियर करते हैं, और असली एग्ज़ाम उनका क्लियर नहीं होता है। तो उसका रीज़न ये है कि उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी तैयारी के साथ अपने आप आ भी जाती है। और तो मेरा मानना तो यह है कि वहाँ पे जाइए और ये सोच के जाइए कि मैंने तैयारी अच्छे से करी है तो मेरा सिलेक्शन तो होके ही रहेगा, चाहे कट ऑफ कितनी भी हाई जाए या फिर कितना भी ये हो वो हो। मगर अगर मैंने अच्छे से तैयारी करी है तो मेरे सवाल ठीक होंगे, और मेरे सवाल ठीक होंगे, मेरे नंबर आएंगे तो मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ये कॉन्फिडेंस लेके जाइए, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टेंशन ज़्यादा होती है, सिगरेट विगरेट कुछ पी लीजिए, उससे अगर आपको राहत महसूस होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और पेपर के बीच में 1 घंटे का मतलब 1 घंटे के ब्रेक मिलते हैं, उसमें मतलब दोस्तों से वहाँ पे बना लीजिए दोस्त। वहाँ तो मतलब सेम थिंकिंग वाले लोग आते हैं, तो दोस्त बनाना आसान हो जाता है। मतलब बातचीत शुरू कर सकते हो, तो उनके साथ थोड़ा बहुत
इंटरेक्ट कर लीजिए, बट इंटरेक्ट अगर कर रहे हो तो पेपर के बारे में मत पूछना। हंसी मजाक करो, लाइफ इन जनरल उनके बारे में जानने की कोशिश करो, वो ज़्यादा सही रहता है फालतू में, क्योंकि पेपर देने के बाद बंदा वैसे ही दूसरा सामने वाला पेपर के बारे में बात नहीं ही करना चाहता, और उसके बाद अगर तुम जाके उससे फालतू में बकचोदी करोगे कि जी पेपर कैसा है, ये हुआ वो हुआ, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बात अगर करते हो किसी से तो पेपर को छोड़ के किसी भी चीज़ के बारे में बात करो। सिगरेट पीने का मैंने सिगरेट पियो, दारू पीने का मैंने दारू पियो पेपर से पहले, बट पेपर पे पूरा फोकस कर लो और अच्छे से दो और कॉन्फिडेंस रखो। और अगर आपको किसी और एग्ज़ाम के बारे में कुछ आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, एनडीए के बारे में, एफकेट के बारे में, एसएससी एग्ज़ाम्स के बारे में जो मैंने पहले क्लियर किए हैं, तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। और अगर कोई एक ऐसी चीज़ जो मैं नहीं बोल पाया हूँ या फिर मुझे बोलनी चाहिए थी, या फिर आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं लगी हो तो डिसलाइक करो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप किसी को भेजोगे और उसका फ़ायदा हो जाएगा तो आप उसको भेजो, और अगर आपको लगता है कि बहुत ही बेकार वीडियो थी तो उसको रिपोर्ट कर दो, ठीक है।